न सर झुका के जियो न मुँह छुपा के जियो, जब भी जियो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो जो लोग कहते हैं कि राजनीति एक गंदी चीज़ है, वो वही लोग कहते हैं जो राजनीति जिनकी पहुंच से दूर है। तो बगैर नेता का सिस्टम चलना संभव ही नहीं है। आप राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती। हमारा एपिसोड जीवन गाथा में आपको हम नए नए व्यक्तित्व से परिचय कराते रहते हैं और हमारे साथ आज सुनील कुमार मौर्य जी हैं, जो यहाँ जहांगीरगंज में जो चुनाव होने वाला था बीएसपी से पार्टी के दावेदार थे और यहाँ की जनता की सेवा के लिए लगे हुए थे। तो इनकी जो एक लोग ऐसे जानते कि ये नेता हैं, तो नेता के अलावा इनके जीवन के बारे में आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मौर्य जी। धन्यवाद। आप सुनने में आता बिजनेस करते हैं, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं आप? राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं कि जब बिजनेस हम करते हैं तो उसके साथ समाज सेवा भी जुड़ी होती है। जब समाज सेवा जुड़ी होती है तो समाज सेवा में कुछ ऐसे भी कार्य क्षेत्र हैं जहां हाथ बंधे होते हैं। बगैर शासन प्रशासन में आए हुए वो आप सेवा नहीं कर सकते हैं। जैसे हम जब सुबह से शाम तक बैठते हैं तो हमारे यहाँ पूरे विधानसभा से निमंत्रण आते हैं, लड़कियों की शादी के लिए आते हैं, तमाम आते हैं, गरीब भी आते हैं, किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, तो ये चलता रहता। लेकिन कुछ ऐसी भी सेवाएं समाज में हैं जो हाँ हमारे हाथ बंधे। जैसे पता चला कि नेवारी में जाते हैं या हम कहीं ऐसे तमाम गाँव में जाते हैं, नरियाओं में गए थे तो रास्ते नहीं है, रास्ते ख़राब है। पता चला अभी कल रविदास जयंती मनाने गए थे एक नरियाओं में, तो पता चला विगत तो 15 वर्षों से रास्ते ख़राब हैं। तो वो रास्ते बगैर आप राजनीति में आए, बगैर शासन प्रशासन में आए, आप वो रास्ते नहीं सही करवा सकते। हम गरीबों की मदद तो कर सकते हैं, कपड़े नहीं है, लड़कियों की शादी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन पता चला आवास की ज़रूरत है, शौचालय की ज़रूरत है, तो ये बगैर उसमें आए नहीं हो सकता है। तो समाज सेवाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जहाँ हाथ बंधे होते हैं वो हम कर नहीं सकते, जहाँ हाथ खुले हम करते हैं। इसीलिए राजनीति में आने का मेन उद्देश्य है। आपको बोला जाता कि दल बदलू नेता हैं, पहले बीएसपी में थे, फिर भाजपा में आ गए, फिर और किसी पार्टी में गए, फिर वापस बसपा में आ गए। कितनी सत्यता है? सत्यता जो है, मैं पहले बीएसपी में ही था, सिर्फ 6 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गया था, फिर कुछ ही दिनों के लिए 6 महीने के लिए जन अधिकार पार्टी में गया था। लेकिन मुझे कहीं की विचारधाराएं समझ में नहीं आई तो मैं पुनः फिर अपने बहुजन समाज पार्टी में आ गया। और ये भी है, जो लोग कहते हैं कि दल बदलू नेता हैं, आज ये भी आप पता कर लीजिए कि जो आज शासन सत्ता में मंत्री, विधायक, एमएलए और वो क्या कहते हैं डिप्टी सीएम तक बन के बैठे, वो भी दल बदलू हैं, वो भी हमारी बीएसपी से ही गए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले कोई हैं। हाँ, पूरे आप लिस्ट उठा के दीजिए, आज जो डिप्टी सीएम है जिनको पूरा प्रदेश जानता है, वो भी दल बदलू ही हैं, वो भी हमारे ही पार्टी से गए हुए हैं। तो ये कोई बड़ी वो नहीं होती है। फिलहाल अब हम जो हैं अस्थाई हैं बीएसपी में, पहले भी थे, बीच में साल भर के लिए गैप हुआ, फिर अब हम बीएसपी में ही रहेंगे। अब कहीं कोई होने वाला नहीं है। अगर फिर कभी आपने बदला तो फिर हमारा माइक आपका जवाब रहेगा। चैनल आपका है, पूरे मीडिया, हम मीडिया के सामने हम कई बार कह चुके हैं, और बदलना होता तो हमको बदल चुके होते। फिर हम तमाम ऐसी चीज़ें चलती पार्टी पकड़ते, हम भाजपा पकड़ देते। समाजवादी उस समय जब हमने बसपा ज्वाइन किया तो समाजवादी पूरा लगता था, समाज कह रहा था कि समाजवादी की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार। लेकिन हम बीएसपी चुने थे उस समय, तो हम विचारधाराओं को चुनते हैं। उसमें कोई हमको शासन सत्ता से वो लालच नहीं है कि हम बीजेपी में चले जाएं तो हम शासन में चले जाएंगे, तो दूसरी जगह चले जाएं। तो हम विचारधाराओं से जुड़े, बीएसपी में हैं, बीएसपी में ही रहेंगे। बीएसपी की विचारधारा क्या है मौर्य जी? गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजलूमों, जो हक से वंचित हैं, उनकी लड़ाई लड़ना मेन विचारधारा हमारी है। चाहे जिस कास्ट का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, माइनॉरिटी का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो और दलित हो, बस ये है उसका जो हक है जिसका, उसको मिलना चाहिए। गरीब को गरीब का हक मिलना चाहिए। बीएसपी की हमारी सबसे मेन लड़ाई यही है। आते हैं थोड़ा सा राजनीति से हट के आपकी ज़िंदगी की तरफ आते हैं। पढ़ाई लिखाई कैसी थी और फिर इधर बिजनेस में फिर आना कैसे हुआ? पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर इधर बिजनेस की तरफ रुख क्यों हुआ आपका? टोटल पढ़ाई लिखाई हमारी इसी नगर पंचायत, हम जो कक्षा से शुरुआत होती है शिशु से, एलकेजी से, वो विद्यालय शायद बंद हो गया है, मैं वहाँ तक पढ़ा, शिशु मंदिर था। फिर इसके बाद इंटर कॉलेज इंदईपुर से किया, स्नातक हमारे बगल में पंडित राम लखन शुक्ला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, एमए यहाँ से हो गया। इसके बाद जब
5-6 में पढ़ाई ख़त्म हुई तो फिर कहीं ना कहीं जब परिवार है पीछे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए पिताजी फोर्स में थे, रिटायर हुए 2004 में। तो एक दुकान हमारी छोटी सी हुई, उसके बाद हम दुकान पे रहने लगे। लेकिन लगा कि हमको कुछ बड़ा करना है बिजनेस में, क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी खा लेने से या एक छोटे से उस करने से नहीं, मुकाम बना लेने से नहीं हमारा काम चल जाएगा। तो कुछ बड़ा करने के लिए तो फिर हम निकल पड़े बिजनेस के लिए। और आज पूरे प्रदेश में हम लोग बिजनेस अपना फैलाए हुए हैं। बिजनेस कौन सा करते हैं हम नहीं पूछेंगे, बिजनेस टिप्स कुछ दीजिए जो हमारे युवा हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, अगर वो बिजनेस में आते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिजनेस में आने के लिए सबसे पहले तो धैर्य की ज़रूरत होगी, बहुत लंबा धैर्य इसमें करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ईमानदारी से ज़रूरत होगी। कहीं भी किसी के लिए हम नियत ही ना ख़राब करें। पैसे का मामला होता है, हमने देखा पैसों के लिए अच्छों की नियत ख़राब हो जाती है, धैर्य ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये दोनों चीज़ें बहुत गंभीरता का वो है कि मतलब हम धैर्य भी रखें और पैसे के प्रति ईमानदार भी रहें। कभी किसी से छल कपट की भावना ना रखें। जो बातें हों हम साफ़ सुथरा हाँ या ना में जवाब दे दें, कभी हम फेल नहीं होंगे। बिजनेस का मेन मूत्र ईमानदारी और धैर्य, यही है। बर्थडे कब पड़ता है आपका? 7 मई। एनिवर्सरी? 29 मई। कितने बार भूले हैं? हर वर्ष बोलते हैं, जब आती है तो मनाया जाता है। जो जैसे जितना हमारे होता है हमारे बस की हम मनाते रहते हैं। एनिवर्सरी भी मनाते हैं। भाभी जी की शिकायत मिलती है कि आप भूल जाते हैं या? नहीं, वो सब भूलने वूलने वाला काम नहीं, क्योंकि महिलाओं से पत्नियों से ये कहाँ हो पाएगा कि बर्थडे और ये सब भूल जाए। वो तो 1 हफ्ता पहले रिमाइंड होता रहता है, एनिवर्सरी आ गई, बर्थडे आ गया, चलता रहता है। राजनीति में भी आप हैं, परिवार को टाइम देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती होंगी। कितनी शिकायत रहती है माता जी का, पिताजी का, पत्नी जी का, बच्चों का? कितनी? परिवार में हम अगर कोई समाज मतलब क्षेत्र में हमारे कार्यक्रम नहीं है तो हम 7 बजे अपने परिवार में होते हैं और सुबह 10 बजे तक रहते हैं। अगर कोई आकस्मिक घटनाएं क्षेत्र में नहीं हुई, कोई वो नहीं हुआ, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जब जो हमारा काम होगा, समाज का काम हो, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक निपट जाता है। चाहे शादी हुआ, विवाह हुआ, जो भी हुआ, या कभी कोई मजबूरी हो गई, कहीं घटनाएं दुर्घटनाएं या किसी इस तरह हो जाती हैं तो रात में भी जाते हैं। लेकिन समय ज़्यादा परिवार को भी देते हैं। कम से कम 6-7 घंटे तो 8 घंटा तो परिवार में रहते ही हैं। बच्चों को, माता में, पिता में, पत्नी में, परिवार में रहते हैं 6-7 घंटे, 8 घंटे। राजनीति में परिवार का कितना सहयोग है? कि क्योंकि ऐसा लोग माना जाता है कि राजनीति एक गंदी चीज़, या कहीं से किसी का प्रेशर आता है, कहीं से कोई गाली भी सुनाता है, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग तरह से लोग गालियाँ ताने मारते हैं। परिवार का कितना सहयोग रहा था आपका? देखिए, परिवार का तो हमारा कोई परिवार राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है और राजनीति में हमारे परिवार का कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं है। ये है कि ठीक है, मतलब जो हमारी ज़रूरतें हैं परिवार जो समय पे पूरा कर देता है। जैसे परिवार राजनीति में क्या सहयोग करेगा? सुबह हमको निकलना है तो सुबह हमारी खाना पीना, टिफ़िन, लंच, ये सब तैयार हो जाता है, कपड़े लत्ते साफ़ मिलते हैं। और राजनीति में जो लोग कहते हैं कि राजनीति एक गंदी चीज़ है, वो वही लोग कहते हैं जो राजनीति जिनकी पहुंच से दूर है। और दूसरी चीज़ ये भी हम बता दें आपको, राजनीति और ये नेता जिसको लोग कहते हैं, अगर ये नेता ना रहे तो समाज शायद और पीछे हो जाए। क्योंकि नेता चाहे जिस दल का हो, चाहे जो व्यक्ति हो, नेता है, उसके घर सब्जी जाती है कि नहीं जाती है, लेकिन वो समाज में सबसे पहले पहुंचता है, अपने समाज के, अपने लोगों को ख्याल रखता है। अगर विधानसभा में तो पूरा विधायक है तो विधायक जो है वो पूरा विधानसभा उसका परिवार होता है और पूरे विधानसभा में वो सबसे पहले पहुंचता रहता है। किसके सुख है, किसकी दुख है, किस लड़की की शादी है, किसका क्या करना है, सब कुछ करता रहता है। नेताओं के बगैर तो समाज चलना संभव ही नहीं है। इसका प्रैक्टिकल कर दीजिए, या मैं चैलेंज दे दूँ, उदाहरण दे दूँ, जो आप करना हो देख लीजिए। क्योंकि अधिकारी जब किसी को प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं, तो नेता ही वहाँ बचाता है। सुलह समझौता जो भी काम करता है वो नेता ही करता है। तो नेताओं के ऊपर अंगुली उठाना ये मेरे समझ से तो बाहर है, भाई लोग कर ही रहे हैं। नहीं, ऐसा देखा जाता कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगाती रहती है। आपके हिसाब से आदर्श नेता की परिभाषा क्या है? क्योंकि अब सभी लोग कुर्ता पहन के, अंगोछा लगा के, टिक्का लगा के, युवा नेता, ये नेता, वो नेता, आपके हिसाब से आदर्श नेता, हाँ, बेटा, समाज का बेटा, ये सब करते हैं, ये गलत बात है। आदर्श नेता की परिभाषा क्या है? आदर्श नेता का मतलब अपने जनता के दुख सुख को अपना समझना, दूसरे समाज की बेटियों बहुओं को अपनी बहू बेटी समझना,
सुख दुख में शामिल होना, बच्चियों की शादी करवाना, गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, यही आदर्श नेता और एक अच्छे नेता की पहचान है। बाकी कुर्ता पैजामा पहन लेने से, सदरी पहन लेने से, टीका लगा लेने से, युवा बेटा, समाज सेवी बेटा, ये सब लिखवाने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोगों को देखे होंगे जो समाज का ही वो करके तिरस्कार भी किए हैं, समाज से ठग भी करके और नेता बने पड़े हुए हैं। और रही बात नेताओं का विरोध, तो ये तो चलता रहता है भाई, जो सत्ता में रहेगा उसका विरोध होगा। विपक्ष उसका विरोध हमेशा किया है। कभी बीजेपी सत्ता में है तो उसके और लोग कर रहे हैं, समाजवादी सत्ता में थे तो यही बीजेपी वाले विरोध करते थे, बहन जी हमारी सत्ता में थी तो यही बीजेपी वाले विरोध करते थे। तो ये विरोध तो चलता रहेगा, विपक्ष इसीलिए बना ही है, विरोध करेगा। स्नातक का चुनाव हुआ है अभी, बसपा का कोई दावेदार इधर से दिखा नहीं, कारण क्या आपको लगता है, क्या कारण है? ये माननीय बहन जी का निर्णय है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होता है उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलते। जो उनका निर्णय है वही सर्वमान्य है हमारी पार्टी के लिए, हम लोग उस पर कोई नहीं कर सकते। 24 और 27 के लिए कितनी तैयार है आपकी पार्टी? 24 के लिए हमारी पार्टी गाँव चलो अभियान के तहत हम लोग एकदम निकले हैं और माननीय बहन जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। और 27 तो पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आनी ही ये तय है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब आपके नगर पंचायत की बात कर लेते हैं। नगर पंचायत नवसृजित हुई है, जल्दी घोषित हुई है। आप बीएसपी से दावेदार हैं और ऐसे बहुत से यहाँ पे ना कूड़े का अच्छे से निस्तारण हो रहा है और ऐसा माना जाता है जो यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज है जिसका सम्मान हम लोग करना चाहिए, शाम के बाद सूर्यास्त के बाद उसे झुका देना चाहिए, उतार देना, राष्ट्रगान के साथ उतारना चाहिए, फिर सुबह लगाना चाहिए। हमने क्या कहा अभी आपको पिछली लाइन में, हमने कहा जब तक नेता नहीं होगा अधिकारी कभी भी जिस तरह का काम करना हो नहीं कर पाएंगे। चाहे कूड़े की बात ले लीजिए, नाली की बात ले लीजिए, कोई भी बात ले लीजिए, है ईओ है मौके पे, हमारे पास ईओ है, उसके पास कर्मचारी भी होंगे, लेकिन कोई भी काम ढंग का नहीं है। अभी वही चेयरमैन होता तो सब राइट टाइम मिलते। तो बगैर नेता का सिस्टम चलना संभव ही नहीं है। आपके कहने का मतलब है ईओ के पास जानकारी नहीं है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में? जानकारी होती है लेकिन काम करने का तरीका नहीं होता। वो अपने आप को उनको तो ये पता है कि हम तो ऑलरेडी नौकरी पा गए, हम तो 60 साल रहेंगे ही। उनको किस चीज़ का डर है? नेता को डर होता है, अपनी जनता का डर होता है, उसके प्रति मीडिया होती है। मैं यही सवाल, आप कभी ईओ से पास बैठ के कोई पत्रकार किया कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया? मैं पत्रकार बंधुओं से सवाल करता हूँ कि सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए था कि अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा। शासन प्रशासन को उसको एक्शन लेना चाहिए था। अभी किसी छत पे मिल जाता है तो हमारा थाना अध्यक्ष, हमारे शासन प्रशासन के लोग भी उसके लिए एक्शन ले लेते हैं, लेकिन वो सरेआम उसका अपमान हो रहा है, कोई नहीं उसका एक्शन ले रहा है। तो बगैर नेता के संभव ही नहीं है। समाज का विकास तो नेता बगैर संभव ही नहीं है। चुनाव टल गया है नगर पंचायत का, चुनाव होगा तो जनता आपको चुने को, यहाँ की जनता आपको टिकट मिलता है बीएसपी से, आपको यहाँ के नगर पंचायत का चेयरमैन क्यों बनाए? मैं नगर पंचायत जहांगीरगंज के सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूँ मुझे ना बनाए। एक अपना ऐसा भविष्य चुने नगर पंचायत का, क्योंकि उस नगर पंचायत का 5 साल का भविष्य चुनना है, अपने बच्चों का भविष्य चुनना है, अपने समाज का भविष्य चुनना है, अपने नगर पंचायत का भविष्य चुनना है। और 23,165 मतदाता मौके पर थे हमारे पास, अभी हो सकता है बढ़ जाए। इनको अपना भविष्य चुनना है, इसलिए उनके पास स्वयं सूझबूझ के अपना वो चुने, हमको चुने, मेरे जैसे किसी और को चुन लें। लड़ाई लोकतंत्र है, हम भी लड़ेंगे और लोग लड़ेंगे, लेकिन हम नगर पंचायत से कहेंगे कि अपना भविष्य चुनना है तो बहुत सोच समझ के चुने। जो समाज में उनको लगता हो कि समाज में हमारे लिए कोई खड़ा हो सकता है, हमारी सेवा कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है, हमारी आवाज़ उठा सकता है, उसको चुने। ज़िंदगी में आपकी सबसे संघर्ष भरी कहानी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, कि आपको कब लगता कि जब आपके जीवन में सबसे कठिन समय था, उनसे आप कैसे उभरे, उनसे लोगों को सीख मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये ज़िंदगी है तो आए दिन नए नए संघर्षों से सामना करना पड़ता है और समाज में एक अपना नाम, एक स्थान बनाने के लिए तो संघर्ष करना ही पड़ता है। हम लोग 2012 में ढंग से जो अगर समाज में आए हैं तो 2012 से आए हैं, तब से संघर्ष ही कर रहे हैं। और समाज में नाम स्थापित करना है, लोगों के बीच पहुंचना है, तो इसके लिए आए दिन संघर्ष करना पड़ता है। कोई एक दिन के संघर्ष करने से कोई इतिहास नहीं बन जाएगा। जितने दिन आप संघर्ष करें उतना मजबूत इतिहास होगा। रोज़ संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आपको ऐसा माना जाता है आप बहुत ज़्यादा मनोरंजक व्यक्ति हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं, लोगों को आनंद कराने के लिए या लोगों को थोड़ा सा प्रसन्न करने के लिए आप अच्छी खासी मूवी भी देखते हैं, भोजपुरी भी पसंद है और
बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी कहिए, तो ऐसी कौन सी मूवी पसंद है आपको बॉलीवुड में? आपको मैंने सुना आपको भोजपुरी भी बहुत देखते हैं, सुनते हैं गाने। भोजपुरी गाने सुनते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, भोजपुरी हमारी भाषा है यहाँ की, भोजपुरी से हमारा लगाव है, बिल्कुल भोजपुरी सुनते हैं। हिंदी फिल्में सुनते हैं। कौन सी मूवी पसंद है आपको? भोजपुरी में देखते रहते हैं, बहुत मूवी आती रहती है, उसमें कोई वो नहीं है, तमाम मूवी पसंद है भोजपुरी की। भोजपुरी की सबसे पुरानी मूवी हमको नदिया के पार, हमको लगता है 2530 बार हम देखे होंगे। हाँ, 1983 में बनी थी शायद, तो हमने 2530 बार देखा है उसको। तमाम मूवियाँ हैं। हिंदी मूवी है, हमने देखा था वो हमराज फिल्म है एक, उसका एक सबसे अच्छा गाना हमको अच्छा लगता है, न सर झुका के जियो न मुँह नहीं गुनगुना, न सर झुका के जियो न मुँह छुपा के जियो, जब भी जियो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो गाना आज भी मुझे बहुत याद है, बहुत अच्छा लगता है। भाई क्या रफ़ी साहब ने गाया और क्या लिखा था, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो जीवन जीने का यही तरीका है, मुस्कुरा के। और हम तो ये चाहते हैं अपने अंदर कोई भी दर्द हो उसको अंदर दबा के परफॉर्मेंस करना, लोगों को हंसाना, ये भी एक कला है। क्योंकि हम जब मिलते हैं किसी तो उसको नहीं लगता कि इनके पास भी कोई गम है। गम रहेगा भी तो उसको रोने से थोड़ी ना गम दूर होगा। गम हल करेंगे तो रो के हल करें, उससे पहले हंस के हल कर लें। तो वही है, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं आप? राजनीतिक गुरु समय समय पे होते हैं। इस समय हमारी बड़ी बहन है सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, जिनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। उनके बताए हुए मार्गदर्शकों हम चलते रहते हैं। हमारी बसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो इस समय आपसे आखिरी प्रश्न, दर्शकों को, अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश अपने नगर पंचायत को, या जहाँ भी आपका चैनल मेरे माध्यम से जहाँ तक मेरी लोग आवाज़ सुने, कि ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन यापन करें, धैर्य रखें बिजनेस करने में या जो भी है, और समाज के प्रति एक अच्छा व्यवहार करें। और हम इस समाज के लोगों से कहेंगे कि अब एक समाज में बहुत बड़ी कुरीतियाँ हो गई हैं। अपने परिवार के, अपने गांव के, अपने बच्चों को संस्कार देने की, क्योंकि आए दिन देखते रहते हैं कि आजकल के लड़के पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ के लड़कियों पे कमेंट करते हैं। हमारी बच्चियां जब जाती हैं विद्यालय तो हमारे ही परिवार के बच्चे कमेंट करते हैं। तो हमें समाज के लोगों से कहते हैं, ग्राम प्रधान के लोगों से कहते हैं, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत जो भी हैं, वो गांव-गांव जाके, अगर जनता ने उनको चुना है तो इसका मतलब नहीं है कि वो आवाज़ दे देंगे ही तो गाँव का विकास हो जाएगा। गाँव में मीटिंग लेके अपने गाँव के लोगों को समझाएं, बहु बेटियों के प्रति सतर्क करें, महिला सम्मान सुरक्षा की व्यवस्था बात बताएं, और छोटे से बड़े बच्चों को इसके बारे में बताएं। समाज में एक अच्छा संदेश फैलाएं। राम राज्य की बात करते हैं, भाजपा सरकार कहती है, लेकिन राम राज्य ऐसे ही नहीं आ जाएगा। उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, गांव-गांव जाके लोगों को बताना पड़ेगा, संस्कार देना पड़ेगा, और सुरक्षित रहें, संगठित रहें, शिक्षित रहें। यही संदेश हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आपको हम ऐसे नए व्यक्तित्व से मिलाते रहेंगे। देखते रहे अयोध्या भारती। धन्यवाद।